गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 26 अक्टूबर और आज का हम लोग जो है बिहार स्पेशल देखेंगे। बिहार का इतिहास बिहार स्पेशल के अंतर्गत आपको हम ये भी बता दें कि कल जो है सामान्य परिचय बिहार का कर चुके हैं। आज प्राचीन बिहार का इतिहास के अंतर्गत जो है हम लोग मौर्य काल से पहले तक का इतिहास बिहार का देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार, जब भी हम प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास या आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं या उसी संदर्भ में बिहार की बात करें तो बिहार का इतिहास, तो उसके हम जो है स्रोत क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्रोत जो है बिहार के इतिहास को जानने का जो है दो स्रोत मुख्य रूप से है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। कुछ विदेशी वृत्तांत हैं, विदेशी वृत्तांत, दैट मीन्स कि जो विदेशी यहाँ पर आए हुए हैं उन्होंने जो विवरण दिया है उससे भी हमको बिहार के, प्राचीन बिहार के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में जो हमको मिलता है वो मुंगेर, उसके बाद चिरांद जो कि सारण में है, चेचर वैशाली में है, मनेर पटना में है और सोनपुर सारण में है। यहाँ से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड मिले हैं और इससे जो हमको बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आपको जो है ये स्थल कहाँ पर है ये भी याद रखना है, ये पूछा जाता है। चिरांद सारण में है, चेचर वैशाली में है, मनेर पटना में है और सोनपुर सारण में जो है ये याद रखना है। उसके बाद मौर्यकालीन अभिलेख जो है उससे भी हमको प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने की मिलता है, जानने के लिए। ये है लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज, रामपुरबा, ये सब कहाँ पर है ये भी आप लोगों को याद रखना है और इसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे, बताएंगे भी। अगला जो स्रोत है वो है बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त जो स्मारक है उससे हमको प्राप्त पता चलता है। उसके बाद खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके और मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत भी हैं प्राचीन बिहार की जानकारी के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रामायण, महाभारत, पुराण, बुद्ध रचनाएं जिसके अंतर्गत अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक आते हैं। उसके बाद जैन रचनाएं जिसके अंतर्गत भगवती सूत्र आते हैं, इससे हमको जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं ऊपर की जो विदेशी वृत्तांत है उससे भी हमको जानकारी मिलती है बिहार के इतिहास के बारे में, और वो है मेगास्नीज जिसने इंडिका लिखा। उसके बाद फाहियान, इत्सिंग, हेनसांग, इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में जो है ये बिहार के बारे में, प्राचीन बिहार के बारे में जानकारी दी है। उसके बाद हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी बिहार के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अब हम एक एक कर जो है देखेंगे बिहार के जो प्राचीन काल है उसके बारे में। आपको यहाँ पर बता दें कि जब प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्राचीन काल को जो है भी जो 3 भागों में बांटा गया है। ये है पाषाण या पाषाण काल, पाषाण काल, अर्ध पाषाण काल और फिर जाके आ जाता है प्राचीन काल। प्राचीन काल, पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल।
आद्य इतिहास की बात करते हैं या आद्य पाषाण काल की बात करते हैं तो ये जो है सिंधु सभ्यता को बोला जाता है और सिंधु सभ्यता का कोई स्थल बिहार से नहीं मिला है। उसके बाद प्राचीन काल जहाँ की आपको लिखित साक्ष्य मिलने लगा है ये आपको मिल जाता है मगध जो जनपद का उदय होता है वहाँ से और वैदिक काल से कहें तो वहाँ से हमको प्राप्त होने लगता है। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल को जैसा कि हम बता चुके हैं कि 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन कहा किसको जाता है प्रागैतिहासिक काल? प्रागैतिहासिक काल जो है वैसे काल को कहा जाता है जहाँ की लोग पाषाण और पत्थर का प्रयोग करते थे और उसके माध्यम से शिकार करते थे और साथ ही साथ कोई लिखित साक्ष्य जो है हमको नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? लिखित साक्ष्य। कोई भी लिखित साक्ष्य जो है हमको प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम लोग जो है इसको रखते हैं किसके अंतर्गत? पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। और पाषाण काल को जो है बांटा गया है 3 भाग में, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के रूप में। पुरापाषाण काल में मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था। दक्षिण बिहार में मुंगेर, नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त जो है हुआ है। उसके बाद ये अवशेष लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व के हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हालांकि पुरापाषाण से संबंधित प्रश्न जो है कम ही पूछे जाते हैं बीपीएससी में। बीपीएससी में ज़्यादातर आपको नवपाषाण काल के जो है बारे में पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल, इस काल में आखेटक, खाद्य संग्राहक और पशुपालक जो है लोग थे बिहार के और मानव द्वारा पहला पालतू पशु जो है कुत्ता बनाया गया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं और ये अवशेष लगभग 40 से 10,000 ईस्वी पूर्व के जो है मिले हैं। मतलब 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व के बीच का जो है मिला है मध्यपाषाण काल का। वहीं पर नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल में जो है ये खाद्य संग्राहक, अब लोग खाद्य संग्राहक के जगह खाद्य उत्पादक जो है लोग बन गया था और मानव बस्तियों का निवास होने लगा था। नवपाषाण काल के अवशेष हमें बिहार के मैदानी भाग से भी प्राप्त होने लगे हैं और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि चिरांद जो कि सारण में है वहाँ से प्राप्त हुए हैं, चेचर वैशाली से प्राप्त हुए हैं, मनेर पटना से और सनुआर ये रोहतास से प्राप्त हुए हैं। ये जगह का नाम कहाँ है ये भी ध्यान में रखना है। इन जगहों से जो है पत्थर और हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल के। वहीं पर कैमूर की पहाड़ियां, नवादा और जमुई से गुफा चित्र भी प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल के और इन सब का अवशेष जो है लगभग 2500 ईस्वी पूर्व के पाए गए हैं। वहीं पर ताम्र पाषाण काल की बात करें तो ताम्र पाषाण काल में भी जो है चिरांद, सोनपुर, ताराडी, चेचर, मनेर, सुनार आदि से जो है ताम्रपाषाण काल के भी अवशेष मिले हैं और इस काल में पत्थर के औजार के अस्तित्व के साथ साथ ताम्र का उपयोग भी लोग करते थे और ये अवशेष करीब 1000 ईस्वी पूर्व के जो है मिले हैं। तो ये जो है जितने भी देखते हैं ये सब पाषाण काल के थे। और यहाँ पर हम आपको 1-2 चीज़ें और बता दें जो कि इम्पोर्टेंट है। ये है कि पंचोब ताम्र अभिलेख जो है मिले हैं कहाँ? समुद्रगुप्त का पंचोब ताम्र पत्र अभिलेख
अभिलेख मिले हैं, ये अभिलेख जो है समुद्रगुप्त का है, समुद्रगुप्त का है। वहीं पर आप देखेंगे कि आपको गया से जो है, गया से आपको जनी बीघा अभिलेख जो है प्राप्त हुआ है गया से, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये जो है आपको जो विभिन्न स्रोत है उसके अंतर्गत आएगा। आगे हम आपको बता दें जो सिक्के के स्रोत हैं, सिक्के के कुछ स्रोत जो हैं आपको पूर्णिया और पटना से भी मिले हैं। पटना के जो है गोलकपुर क्षेत्र से जो चांदी के आहत सिक्के मिले हैं, चांदी के आहत सिक्के मिले हैं, ये स्रोत है जानकारी के। इसके साथ ही आपको बता दें कि बक्सर से और बक्सर के साथ साथ जो है चिरांद से भी जो है मिले हैं कुछ स्रोत, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं वैदिक काल को स्टार्ट करने से पहले। तो बक्सर से जो मिले हैं स्रोत वो है बक्सर और चिरांद से जो स्रोत मिले हैं वो कुषाण काल के स्रोत मिले हैं। किस काल के स्रोत मिले हैं? कुषाण काल के स्रोत मिले हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और हाजीपुर से गुप्त काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं, सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये सब जो है एक स्रोत है जानकारी का बिहार के इतिहास के बारे में, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब जो है हम लोग वैदिक काल प्रारंभ करते हैं। वैदिक काल के अंतर्गत जो है आपको बता दें कि आर्यों द्वारा स्थापित वैदिक सभ्यता को वैदिक काल के रूप में निर्धारित किया गया है। और इस सभ्यता का इतिहास चूंकि हमें वेदों पर आधारित मिलता है, इसलिए जो है हम लोग इसको वैदिक काल भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पूर्व वैदिक काल, जिसको कि हम लोग ऋग वैदिक भी बोलते हैं, ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं पूर्व वैदिक काल को। उसके बाद उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल की बात करें तो इसकी ईस्वी जो है 1500 से 1000 है, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईस्वी पूर्व जो है इसका कालखंड है। आपको हम ये भी बता दें कि ऋग्वैदिक काल में बिहार के बारे में चर्चा हमें कम ही मिलता है, या कहें ऋग्वैदिक काल जो है बिहार के क्षेत्र में विस्तार नहीं था। बिहार के क्षेत्र में जो है उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आगमन होता है, और वो भी जो है गंडक नदी तट से। और बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, और जिसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो कि आधुनिक रूप से तिरहुत और मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। वहीं ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट और व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। ये आप लोग अभी याद कर लेंगे, ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा।
आगे बात करें बड़ा पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। अपवित्र प्रदेश कहाँ कहा गया है? बड़ा पुराण में कहा गया है। अब आते हैं, चूंकि वैदिक काल से जो है बिहार के बारे में जानकारी कम मिलती है, उत्तर वैदिक काल से ही ज्यादातर मिलती है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जो के बाद जो है महाजनपद का काल आता है, और महाजनपद के बारे में हमको बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से जो है जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद जो है इस समय थे, और इस 16 महाजनपद में जो है 3 जनपद जो बिहार में अवस्थित था, और इस 3 जनपद के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि महाजनपद का उदय कैसे हुआ। तो प्रारंभ में जब हम वैदिक काल देखते हैं तो वैदिक काल में लोग छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे, और राजनीतिक रूप से सब छोटे छोटे केंद्र भी थे, और धीरे धीरे कबीले का आकार में वृद्धि हुआ और राजनीतिक उत्थान भी हुआ, जिससे क्या हुआ, कबीले का विस्तार होकर जन बना, और यही जन बाद में जाके जनपद बना, और जनपद जो है अंततः महाजनपद का रूप धारण करता है। और भारत में 16 महाजनपद हुए, और 16 महाजनपद में से एक जनपद ही सिर्फ दक्षिण भारत में था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब जो है हम लोग उन 16 महाजनपदों का एक एक कर उल्लेख करते हैं, और आपको जो है इन 16 महाजनपदों का राजधानी कहाँ थी और किस क्षेत्र में था, इसको आपको याद करना है। ये जो है आपको पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। तो पहला जनपद है मगध, जिसकी की राजधानी गिरिव्रज थी, और बाद में राजगिरी बनी। फिर जो है पाटलिपुत्र भी इसका राजधानी बना, और कुछ समय के लिए इसकी राजधानी वैशाली भी थी। तो इस तरह आप देखेंगे कि मगध की राजधानी सबसे पहले गिरिव्रज, उसके बाद राजगिरी, उसके बाद वैशाली और पाटलिपुत्र बना। दैट मीन्स राजगिरी के बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद वैशाली जो है, उसके बाद फिर पाटलिपुत्र ही रह गया। और ये क्षेत्र कौन सा था? ये बिहार का पटना, गया, नालंदा वाला क्षेत्र था, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद है अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा थी, जो कि आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिले में बिहार का पड़ता है। और चंपा देखेंगे भागलपुर के नाथनगर क्षेत्र में जो है अभी भी चंपा एक क्षेत्र है, आप वहां पर घूमने जा सकते हैं। उसके बाद तीसरा है वज्जीसंग, जिसकी राजधानी वैशाली थी, और बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में ये जो है आधुनिक रूप से पड़ता है। उसके बाद देखते हैं चौथा काशी है, जिसकी राजधानी वैशाली थी, और ये उत्तर प्रदेश के बनारस या वाराणसी क्षेत्र में वर्तमान में पड़ता है। पांचवा है कौशल, श्रावस्ती इसका राजधानी, ये उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में पड़ता है। मल, जिसकी राजधानी कुशीनगर थी, ये उत्तर प्रदेश के देवरिया में। वत्स, जो कि कौशाम्बी थी, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। कुरु, जो कि जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ये दिल्ली में। उसके बाद पंचाल, जिसका की राजधानी अहिछत्र था, उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं क्षेत्र में। सूरसेन, इसका जो है मथुरा था, और ये आधुनिक मथुरा में। चेदी, जिसकी की कैपिटल सुक्तिमती है, और ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में। अवंती, जो कि उज्जैन महेशमती इसका कैपिटल था, राजधानी था, और मध्य प्रदेश के ये उज्जैन क्षेत्र में। मत्स्य, जिसकी कैपिटल विराटनगर थी, और ये राजस्थान जयपुर के क्षेत्र में। ये जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये बार बार पूछा भी गया है मत्स्य के बारे में। अगला है अस्मक, जिसका कि
पोटली या पोतन कैपिटल थी और ये महाराष्ट्र तेलंगाना क्षेत्र में था और ये जो है एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद था। ये भी बार बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। अगला है कंबोज, जिसका कि हाटक या राजपुर था, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी अफगानिस्तान क्षेत्र में था। और गंधार, जिसकी की राजधानी तक्षशिला थी, ये पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में विस्तृत था। ये था 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपदों में जो है 3 जनपद बिहार में था और ये था वज्जी, लिच्छवी, जिसकी की राजधानी जो है वैशाली थी और ये वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। मगध, जिसका कि राजगीर था, ये पटना, गया, नालंदा क्षेत्र में। अंग, भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में जो है विस्तृत था। अब इसको जो है हम लोग एक एक कर जानेंगे विस्तृत रूप में। तो सबसे पहले हम लोग वज्जी संघ महाजनपद के बारे में जानते हैं। वज्जी संघ की बात करें तो वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था, जिसे कि अटकुल जो है कहा जाता था और इसके अंतर्गत जो है आता है वज्जी, लक्षवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु। इन संघों के 8 जनपद थे और वज्जी संघ सबसे प्रसिद्ध था। उसमें लक्ष्मी जनपद जो है सबसे प्रसिद्ध था। ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। इन 8 जो संघ में जितने भी 8 कुल थे उसका नाम। आगे है लक्ष्मी संघ की राजधानी जो है ये वैशाली थी और वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल द्वारा किया गया था। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडलग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। तो विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन था वो कौन सा है, वो लिच्छवी है। अगला है मगध जनपद। मगध जनपद नहीं अपितु मगध महाजनपद। मगध महाजनपद जो है मगध की राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध जनपद बना। आपको ये बता दें कि मगध जनपद की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगीर थी और यह 5 पहाड़ियां, इन 5 पहाड़ियों का नाम भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। कौन सी पहाड़ी है, रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी और विपलाचल से घिरा हुआ नगर था गिरिब्रज या राजगिरी। तो ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जब आप मेन लिखेंगे मुख्य परीक्षा उसमें जो है आपको ये नाम काम आएगा, क्योंकि जब आप मेन में लिखेंगे मगध के उत्कर्ष का क्या कारण था, तो ये जो है एक कारण था कि उसकी राजधानी जो है 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, इसलिए वहां पर आक्रमण जो है नहीं कर पाते थे और ये अपने राजधानी को सुरक्षित रह पाते थे, जिसके कारण जो है अन्य जगह पर ये आक्रमण करके विजित कर लेते थे और इसकी राजधानी जो है सुरक्षित रहती थी। तो ये 5 का नाम याद रखेंगे। आगे देखते हैं मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में जो है हुआ था, ऊपर भी बता चुके हैं। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्वण वेद में मिलता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे और यहाँ मैप के माध्यम से जान लें। वज्जी संघ या लक्ष्मी जनपद ये बिहार के मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के क्षेत्र में जो है फला फूला। वहीं पर मगध देखेंगे तो इन क्षेत्रों में और अंग महाजनपद जो है बिहार के दक्षिणी मगध और अंग जनपद जो है फला फूला ज्यादातर, बाद में चल के ये पूरे भारत पर जो है शासन करता है। आगे है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में जो है और अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो चंपा जो है अंग महाजनपद की राजधानी थी। उसके बाद देखें
अंतिम शासक वृहद्रथ को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को अपने में जो है मिला लिया। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि चंपा, जिसको कि मालिनी भी बोला जाता है, मालिनी, ये भी आप लोग याद रखेंगे कि मालिनी जो है किस क्षेत्र को बोला जाता था प्राचीन काल में, तो चंपा को ही कहा जाता था। और इस मालिनी की स्थापना या चंपा की स्थापना जो है महागोविंद ने की थी, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। महागोविंद ने की थी। जैसा कि अभी आपको बताया कि अंग जनपद के जो है अंतिम शासक वृहद्रथ को तो हराया बिंबिसार, लेकिन महागोविंद के समय जो है चंपा बहुत ही फला फूला था। और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने चंपा को जो है चेनोपा कहा है, ये भी ध्यान में रखेंगे। चेन या चेनपो जो है या चेनपा, ज्यादातर आपको चेनपो जो है मिलेगा। चंपा को चेनपो कहा है, किसने? हेनसांग ने कहा है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये इसमें नहीं है, अन्य बुकों से जो हमने ये किया है। अच्छा, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अंग जनपद के अंतिम राजा का वृहद्रथ था, लेकिन प्रथम राजा कौन था? तो प्रथम राजा जो है तीतछु था, ये भी ध्यान में रखेंगे, तीतछु, ये जो है प्रथम राजा था। इसको हम अच्छे से लिख देते हैं इस तरह, चूंकि आजकल जो है बीपीएससी कुछ डीप में पूछ रहा है, इसलिए हम इसका नाम आपको लिख रहे हैं, तीतछु। ये प्रथम राजा था, कहाँ का? अंग महाजनपद का जो है प्रथम राजा था, ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं मगध का उत्कर्ष। जैसा कि अभी बताया कि वृहद्रथ ने अंग को अपना लिया, उसके बाद जो है वृहद्रथ को हराकर बिंबिसार ने अंग को जो है मिला लिया, और बिंबिसार जो है फिर आगे चल के मगध का जो है उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मगध का उत्कर्ष देखते हैं, और मगध के उत्कर्ष से पहले हम मगध राजवंश कैसे बना वो जान लेते हैं। तो मगध की स्थापना जो है वृहद्रथ ने की थी। जैसा कि यहाँ पे ये याद रखेंगे, ये ब्रह्मदत्त है, यहाँ वृहद्रथ है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि अंग जनपद की जो है प्रथम राजा या अंग जनपद की स्थापना तीतछु ने किया, उसी प्रकार जो है मगध का वृहद्रथ ने किया। और वृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जो कि बहुत ही शक्तिशाली शासक था, और इसको भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया। इसके बारे में हमको महाभारत में जानकारी मिलती है। अब देखते हैं मगध का उत्कर्ष आखिर हुआ क्यों। मगध का उत्कर्ष जो है होने का कारण था कि राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित क्षेत्र था। उसके बाद मगध क्षेत्र नदियों से घिरा प्रदेश था, उर्वरक जलोढ़ मृदा थी, जो कृषि की दृष्टि से उत्कृष्ट थी। मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई और यातायात की सुविधा उपलब्ध थी, और मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है आता था, जो कि खनिज संसाधनों, वनों और लकड़ियों और साथ ही साथ हाथियों से परिपूर्ण था। यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट तथ्य बता दें, मगध के उत्कर्ष में लोहे का प्रयोग मगध जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में था, और छोटा नागपुर में जो है लौह अयस्क पाया जाता है, और उससे मगध क्षेत्र के लोग लोहे का प्रयोग करने लगे थे, और लोहे के प्रयोग से जो आप कृषि अच्छे से कर पाएंगे, और साथ ही साथ युद्ध भी जो है उसमें भी लोहा सहभागिता निभाता है, तो इसलिए भी मगध का उत्कर्ष हुआ। और देखें तो वृहद्रथ वंश जो है जिसकी क्या स्थापना वृहद्रथ ने किया था, उसका अंतिम शासक जो है ये रिपुंज
हुआ और रिपुंज के बाद जो है आपको मगध पे हर्यक वंश की स्थापना होती है। तो हर्यक वंश के बारे में जो हम लोग कल चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और साथ ही साथ मौर्य वंश के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज जो है हम लोग मगध के उत्कर्ष तक ही रखते हैं। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।